नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की गणित की 13.3 के बचे हुए 2 सवाल करेंगे और 13.4 को भी हम शुरू करेंगे और छिन्नक संबंधी समस्याओं को और उनकी पूरी जानकारी लेंगे कि छिन्नक क्या होता है। तो चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो यहाँ है 13.3 का ये 8वां प्रश्न। इसमें ये कहा है कि 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। तो हम इस नहर को एक घनाभ के आकार की मान सकते हैं, क्योंकि इसके किनारों की जो आप गहराई देख सकते हैं वो है 1.5 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है नहर की वो हो गई 6 मीटर और नहर की लंबाई भी होती है। तो ये एक घनाभ के आकार की नहर बनती है। तो इसमें आपको कहा है कि 30 मिनट में जितना पानी बहता है, तो इस नहर में जितना पानी 30 मिनट में बहेगा उससे सिंचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और वो सिंचित क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ये है हमारे पास, यहाँ जो ये नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसमें पानी की जो गहराई होनी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि 8 सेंटीमीटर गहरा जो कितने क्षेत्रफल का जो है वो सिंचाई ये कर पाएगा 30 मिनट में पानी। तो हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी होगी कि नहर का जो हम ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान सकते हैं। इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, मतलब उसका सामने का जैसे चौड़ाई होगी इसकी ये और ये, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। और फिर जब हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ये 30 मिनट में जितनी दूरी तय करता है पानी, तो उसको जब गुणा कर देंगे तो ये जो है वो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। और वही पानी कहाँ जाएगा, इस सिंचित क्षेत्र में, या हम इसको क्यारी कह सकते हैं, इसमें जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल दोनों को बराबर रख करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नहर का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नहर की चौड़ाई जो आपका 6 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है। तो नहर के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ये होगा ये आयताकार होगा। तो अनुप्रस्थ काट ABCD का क्षेत्रफल हो गया चौड़ाई गुणा गहराई। तो चौड़ाई नहर की आपके पास कितनी है, 6 मीटर है और गहराई जब 1.5 मीटर है तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो 15 × 90 यानी 1 दशमलव लग जाएगा। तो 9.0 मीटर स्क्वायर यानी इतने वर्ग मीटर हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं 9 वर्ग मीटर हो गया। इतना जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अब पानी की जो चाल है वो आपको दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी की चाल या नहर में पानी की जो चाल है वो आपके पास है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति मिनट में बदल लेते हैं। तो 10 को हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो ये हो गया आपके पास 1000/60 मीटर प्रति मिनट हो गया, मीटर प्रति मिनट हो गया ये, ठीक है। तो इतना जो है वो पानी किसमें बहेगा, 1 मिनट में जो है वो इतना पानी बहेगा। अब हम क्या करेंगे, यदि इसको हम गुणा कर देते हैं 9 से, तो नहर में 1 मिनट में बहे पानी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अतः नहर में 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन जो है वो कितना होगा आपके पास, वो होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू 1 मिनट में जो है पानी की चाल जो है वो। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपके पास है 9 और 1 मिनट में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बन गया आपके पास 10,000। इसको जब 1000 को 10 से गुणा करेंगे बटे में आपके पास आ गया 60। अब आप इसको सरल करेंगे तो 1 0 को 1 0 से कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हो गया 9000/6। तो 9000 में जब 6 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 1500 घन मीटर हो गया। तो इस प्रकार से 1 मिनट में जो है वो नहर में इतना पानी बहेगा। अब आपको समय कितना दे रखा है, तो समय आपको दे रखा है 30 मिनट। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि अतः 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। तो ये जो पानी का कुल आयतन जो 30 मिनट में बहेगा
तो चूँकि 1 मिनट का इतना है तो 30 मिनट का होगा, तो हम इसको 30 से गुणा कर देंगे, तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। ठीक है, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन कितना हो गया आपके पास, तो वो हो गया 1500 को हम किससे गुणा कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपके पास 45,000 घन मीटर, अर्थात इतना पानी 30 मिनट में नहर में बह गया। और यही पानी कहाँ जाएगा, ये क्यारी में जाएगा। ठीक है, तो क्यारी का जो आयतन होगा वो होगा इसके आधार का क्षेत्रफल इंटू पानी की गहराई, तो इसके बराबर हम मान लेते हैं। तो आधार के क्षेत्रफल को हम मान जो क्यारी के आधार के क्षेत्रफल को यदि ए मान लें एरिया को, और फिर इसको गहराई से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से जो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर हमारे पास वो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। तो हमने क्यारी के आधार का क्षेत्रफल जो है वो ए वर्ग मीटर मान लिया है, और पानी की गहराई क्यारी में जो 8 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 8/100 मीटर हो गया। अब आप जानते हैं कि क्यारी में पानी का आयतन जो होगा कुल, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यारी में पानी का आयतन, यानी क्यारी में पानी उतना ही आएगा जितना नहर में बहेगा, बराबर हो गया नहर का आयतन। नहर का आयतन, तो नहर में जो है वो क्यारी में पानी आएगा, चूंकि इसके आधार का क्षेत्रफल ए है, तो ए इंटू कितना हो गया 8/100, और बराबर में क्या, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो गया इसका आयतन, और नहर का आयतन हमने कितना निकाला था 45,000। तब इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो ए बराबर आपके पास हो गया 45,000 के गुणा में कौन जाएगा 100, और अपॉन में क्या आएगा 8। अब आप इसको सरल करेंगे, गुणा करके 8 का भाग देंगे आप, तो ये आएगा आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 5,62,500 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से क्यारी का जो ये क्षेत्रफल हो गया, तो आप कह सकते हैं कि अतः सिंचित क्षेत्र कितना हो गया, या आपने कह सकते हैं कि सिंचाई का जो क्षेत्र है, सिंचाई का क्षेत्रफल कितना हो गया आपके पास, वो हो गया 5,62,500 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा इसको समझना है, बस इसमें कुछ बातें जो समझनी है वो यही है कि क्यारी में जो पानी आएगा ये वाला जो है वो नहर के पानी के आयतन के बराबर होगा। तो इसलिए पहले आपको नहर में जो 30 मिनट में पानी बहता है उसका आयतन निकालना होगा, इन दोनों को बराबर रखेंगे तो ये चीज़ हमारे पास ज्ञात हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये यहाँ पर 9वां सवाल फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली, तो व्यास कितना है इसका 10 मीटर व्यास है, और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी जो है वो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये दिखा रखी है आपको, ये बेलनाकार टंकी जो इसको 20 सेंटीमीटर व्यास वाली एक पाइप से नहर से जोड़ता है उसको। ठीक है, मतलब ये है कि इस पाइप के द्वारा इस टंकी को इसे भरना है। यदि पाइप में पानी की जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा। तो हमें पता है कि जितने समय में जितना पानी पाइप में बहेगा वही टंकी में जाएगा, तो दोनों का आयतन जो है वो बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से हम पहले टंकी का आयतन निकालेंगे, और फिर जो है वो 1 मिनट में पाइप में बहने वाले पानी का आयतन निकालेंगे, और फिर समय जितना मान लेते हैं कि समय उसमें टी लगता है, तो वो आयतन दोनों का बराबर रखेंगे, और इस प्रकार से समय जो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो टंकी चूंकि बेलनाकार है और पाइप भी बेलनाकार है, तो दोनों के आयतनों में बेलन के आयतन के सूत्र ही लगेंगे। तो यहाँ जो बेलनाकार टंकी का व्यास है वो 10 मीटर है, तो त्रिज्या आपके पास होगी 5 मीटर, और गहराई आपको 2 मीटर दे रखी है। तो टंकी का जो आयतन होगा, चूंकि टंकी बेलनाकार है, तो ये होगा πr²h। तो हम पाई को पाई रहने देंगे, चूंकि दोनों चीज़ें बेलनाकार है तो उनमें पाई का मान कैंसिल हो जाएगा। तो πr² यानी r आपके पास कितनी है 5 है, तो 5 गुणा 5 क्योंकि स्क्वायर है, और h हो गया आपके पास 2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये हो गया 25 दूनी 50 पाई घन मीटर, 50 पाई घन मीटर हो गया। इतना आयतन जो टंकी का आ गया। अब हम देखते हैं कि पाइप का व्यास कितना है आपके पास। पाइप का व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे पाइप का व्यास।
पाइप का व्यास। तो पाइप चूंकि बेलनाकार है तो इसका व्यास आपके पास है 20 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी त्रिज्या को हम छोटा r मान लेते हैं, तो वो हो जाएगी 20/2, यानी ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। और चूंकि बाकी चीज़ें मीटर में है तो हम इसको मीटर बनाएंगे, तो ये आपके पास होगी 10/100, यानी मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो हम 100 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये हो गया आपके पास 1/10 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें जो पानी की चाल है, पाइप में जो पानी की चाल है, तो पाइप में पानी की चाल, पाइप में पानी की चाल जो है वो आपके पास कितनी है, वो आपको देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसको मीटर प्रति मिनट में बदल लेते हैं, तो 3 गुना कितना हो गया 1000, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं, ये हो गया पास 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास आ गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 100/2, यानी 50 मीटर प्रति मिनट हो गया ये आपके पास। ठीक है, तो ये जो है 1 मिनट में पाइप में इतना पानी बहता है। ठीक है, यानी 1 मिनट में जो है वो पानी इतनी दूरी तय करता है, तो ये एक प्रकार से पाइप की जो है वो लंबाई हो जाती है। तो इससे हम 1 मिनट में बहे पानी का आयतन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर लिए चलते हैं इसको। तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन जब पाइप वाला हम निकालेंगे, तो पाइप बेलनाकार है तो वो πr²h, तो h यहाँ पर क्या होगी, h जो अभी हमने निकाली है ना, h जो है वो हम ले सकते हैं कि चूँकि पानी जो है 1 मिनट में पाइप में 50 मीटर दूरी तय करता है, तो ये जो 50 मीटर होगी ये 1 मिनट में पानी द्वारा तय की दूरी होगी। तो हम इसको यहाँ पर काम में लेंगे, तो पाई को हम पाई रहने देंगे, तो और r आपके पास कितनी है, ये आपका 0.1 हम जो हमने पाइप की निकाली थी वो स्क्वायर और इनटू में हो गया 50। तो इतने घन मीटर जो है वो पानी 1 मिनट में पाइप में बहेगा। तब मान लेते हैं कि माना t समय लगता है, माना टंकी को भरने में t समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से t समय में जो पाइप में पानी बहेगा, तो ये वाला इसको t से गुणा कर देंगे, वो टंकी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि t गुणा पाई इंटू ये आपके पास जो है ना 0.1 का स्क्वायर इंटू 50 बराबर में किसके हो गया, ये टंकी के आयतन के बराबर होगा। तो टंकी का आयतन हमने निकाला था, ये हमने निकाला था 50 पाई घन मीटर निकाला था। ठीक है, तब आप देख सकते हैं कि ये पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल होगी, और t बराबर जब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे चीज़ों को, तो 50 और इसके जो गुणा में राशि है ना वो भाग में जाएगी, तो ये 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं, चूँकि ये स्क्वायर में है, और इंटू में आपके पास कितना है 50, तो ये 50 से 50 देखो कैंसिल हो गया, और इनके दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा 10 गुना 10, क्योंकि 1 दशमलव इसका 1 दशमलव इसका अपॉन में बच गया 1 गुना 1, तो इस प्रकार से ये आ गया 100। और चूँकि ये चाल जो है प्रति मिनट में थी, तो ये समय कितना आ गया, मिनट आ गया। इस प्रकार से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अतः टंकी को भरने में 100 मिनट लगेंगे, यानी पाइप जब टंकी को कितनी देर में भरेगा, 100 मिनट में भरेगा, तो 100 मिनट लगेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि जो टंकी जो थी आपके पास बेलनाकार, इस प्रकार से जो है वो ये जो टंकी है वो उसका जो पानी का आयतन होगा वो जितना समय लेता है, समय इंटू पाइप का जो आयतन है ना, इस प्रकार से पाइप का जो आयतन है,
तो इन दोनों को बराबर रखेंगे तो ये अल्टीमेटली आपको याद यहाँ से रखना है कि पाइप में 1 मिनट में भाई पानी का आयतन इनटू समय मान लेंगे और बराबर टंकी का आयतन रख देंगे, तो आपको ये सवाल आसानी से याद रह सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट से चीज़ों पर। तो 3.3 के प्रश्न इसके साथ पूर्ण हो गए। अब हम 3.4 की जो छिन्नक की कुछ चीज़ें उनको समझते हैं, चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शंकु का छिन्नक, तो शंकु का छिन्नक को समझने के लिए आपको जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो ये गिलास दिखाया गया आपको इसको एक नमूने के रूप में हमेशा याद रखना है कि गिलास की आकृति की वस्तुएं जो होती है या बाल्टी की आकृति की जो वस्तुएं होती है वो छिन्नक होती है, क्योंकि इसमें जो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये वृत्ताकार जो ऊपर का जो इसका सिरा है और नीचे का भी वृत्ताकार सिरा होता है। ये इन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, ऊपर से ये चौड़ा है और नीचे से पतला है, और ये जो तिरछी ऊंचाइयां होगी इनकी, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है जिनके ऊपर और नीचे के जो वृत्ताकार सिरे अलग अलग होते हैं, तो यदि समान होते हैं तो वो बेलनाकार हो जाती है। लेकिन यदि समान नहीं है, ठीक है, यदि ऊपर पतला है या नीचे चौड़ा है या नीचे पतला है ऊपर चौड़ा है, तो ये क्या हो जाती है, ये वस्तुएं छिन्नक हो जाती है। बनी कैसे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये एक शंकु था आपके पास, इस शंकु को यहाँ से काट दिया, जैसे यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है, तो ऊपर का भाग अलग करने पर देखो ये इस प्रकार का जो शंकु का शेष हिस्सा बच गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर का पतला वाला भाग हो गया और ये नीचे बड़ा वाला वृत्ताकार भाग हो गया, और ये इसकी तिरछी ऊंचाइयाँ हो गई। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें कहलाती है ये छिन्नक कहलाती है। तो बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, या कुछ ऐसी टोपियाँ भी होती है, सिर पर ओढ़ने वाली टोपी जो होती है, तो ये जो छिन्नक होते हैं आप अच्छी तरह याद रखें। और यहाँ पर जैसे ये दे रखे, तो हमें इसको समझने के लिए हम इसको क्या है, जैसे ऊपर का सिरा ये वृत्ताकार बड़े वाला सिरा जो है, तो इसकी त्रिज्या को हम यदि R1 मान लें, बड़ी त्रिज्या को R1 मान लें, नीचे वाली त्रिज्या छोटी वाली को R2 मान लें, और ये जो ऊपरी केंद्र से नीचे केंद्र तक की ऊंचाई इसको यदि H मान लें, ऊंचाई होगी इसकी, और तिर्यक जो ऊंचाई दोनों तरफ की इसको यदि मैं L मान लें, ठीक है, इसको मान लेते हैं L। तो इस प्रकार से जो इसके सूत्र बनते हैं, तो आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई H। तो H आपके पास ये ऊंचाई होती है, और ये हो गया R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। तो ये चीज़ें इसमें चाहिए इसमें। और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ये बराबर वाला जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L होगा। तो L यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई होती है, और तिर्यक ऊंचाई को निकालने का जो ये सूत्र यहाँ पर दे रखा है। तो ये काफ़ी कुछ जो है वो शंकु से मिलते जुलते इसके क्षेत्रफल होते हैं, क्योंकि शंकु में क्या 1/3 पाई R² H होता है, तो उसमें R चूँकि समान होती है और इसमें R1 R2 2 होती है। तो ये इस प्रकार से ये इसके जो वक्र पृष्ठ है वो भी चूँकि उसमें पाई RL होता है, तो इसमें R2 है, तो इस प्रकार R1 प्लस R2 हो जाती है। फिर है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय में आप जानते हैं कि एक इसका ऊपर का वृत्ताकार भाग हो गया, एक नीचे का वृत्ताकार भाग हो गया, और बराबर का जो वक्र भाग हो गया। तो ये वक्र भाग हो गया, और ये ऊपर का बड़े वाला एक क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया पेंदे का। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसके सूत्र आप ध्यान रखें हमेशा, और इनको लर्न करने के लिए की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए छिन्नक जो है वो नया है। बाकी सूत्र तो आप पहले 8वीं क्लास से ही लगभग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें, एक चीज़ जो ये छिन्नक है ये आपके लिए नई है। इसके सवाल कोई मुश्किल नहीं होंगे, बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो कुछ प्रश्नों को आज हम लेते हैं। तो चलते हैं 3.4 के कुछ प्रश्नों पर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.4 का जो पहला सवाल है, 13.4 का जो पहला सवाल है, तो इसमें अगर पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई का है, तो यहाँ पर ये जो H दे रखी है आपको, ये जो सीधी ऊंचाई होती है क्या होती है, H हो गई ये। तो ये दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर से ये चौड़ा है, नीचे से पतला है, तो ये छिन्नक के आकार का हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसका जो व्यास है वृत्ताकार सिरों का, तो ये बड़े वाला सिरे का व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या ये होगी, बड़ी वाली त्रिज्या R1 लेते हैं हम हमेशा, तो ये R1 2 हो गई, और नीचे वाला व्यास चूँकि 2 है, तो R2 आपके पास कितनी हो गई, ये हो गई 1। ठीक है, अब हमें इसकी धारिता पूछिए, तो धारिता का मतलब होता है आयतन। तो पहले इसकी त्रिज्याओं को वगैरह हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर छिन्नक के आकार के गिलास का जो ऊपरी व्यास है वो आपको यहाँ पर 4 दे रखा था,
तो इसकी जो त्रिज्या बड़े वाली होगी वो R1 यानी व्यास की आधी होगी, 2 सेंटीमीटर हो गई। और नीचे का व्यास आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो छोटी वाली त्रिज्या जो होगी वो R2 वो 1 सेंटीमीटर हो गई। और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो गिलास की धारिता यानी गिलास का आयतन, तो हम लिखेंगे गिलास की धारिता। तो धारिता का मतलब यहाँ पर हो गया बराबर छिन्नक का आयतन, ठीक है, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक के आयतन का सूत्र अभी हमने पढ़ा था, तो ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। तो वो होता है आपके पास 1/3 पाई h इंटू में क्या था R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2, ये था। अब इसमें क्या कर देते हैं, संख्याओं को रख देते हैं जो मान हमारे पास है। तो 1/3 और पाई आपके पास कितनी है, 22/7 होती है। और h हमें दे रखी है 14, और यहाँ पर R1 हमारे पास कितनी है, 2 है, तो 2 का वर्ग हो गया, प्लस R2 1 है तो 1 का वर्ग हो गया, प्लस में हो गया 2 गुणा 1। अब इसको आप सरल कर दीजिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7 दूनी 14, 2 से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास 22 दूनी 44 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। इनटू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया। तो ये आपके पास इस प्रकार से आ गया 44 गुणा ये 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और अपॉन में कितना है, 3 है, तो हम 7 से इसको गुणा करेंगे, तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 कितने हो गए, 30 बट्टे कितना हो गया, 3। तो अब आप इसमें भाग दे दीजिए, तो ये आपके पास आएगा 1 और 0 2, तो 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर आएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो दशमलव में आंसर निकाल सकते हैं, या इस प्रकार से मिश्र भिन्न में छोड़ दीजिए। तो ये बस इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें आयतन याद रखें, इसका सूत्र याद रखें, और बाकी चीज़ें आपको दे रखी थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये यहाँ पर आपके पास दूसरा प्रश्न है। इसमें ये कहा कि एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L लेते हैं, तो ये आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि वृत्तीय सिरों का जो परिमाप है, आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर वाला वृत्तीय जो है इसका परिमाप दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो ये जो परिमाप यहाँ पर दे रखा है इसका ऊपर वाले का 18 दे रखा है, 18 सेंटीमीटर यानी परिधि दे रखी है, और इसकी परिधि आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इससे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, और फिर हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये जो बराबर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले ये चीज़ें कुछ लिख लेते हैं इसमें। तो छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, और ऊपरी सिरे की जो परिधि है तो हम लिखेंगे ऊपरी सिरे की परिधि, सिरे की परिधि। तो चूंकि इसके सिरे वृत्ताकार होते हैं तो इसलिए परिधि होगी इसकी, तो वो होगी 18 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि परिधि जो है वो 2πr होती है। तो ऊपरी त्रिज्या को हम R1 मानेंगे और छोटी वाली त्रिज्या को R2 मानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2πr1 आपके पास जब वो कितनी हो गई, 18 होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, R1 का मान कैलकुलेट करेंगे। तो R1 बराबर कितना हो गया, 18/2 पाई हो गया। तो यहाँ से इसको हम सरल करेंगे तो ये हो गया 9/पाई सेंटीमीटर। हम इसको आगे पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ये आगे सरल हो जाएगा, तो पाई का मान रखने पर ज़्यादा इसमें गुणा भाग करने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि हम इतना ही रखते हैं इसको। और नीचे सिरे का जो है वो कितना हो गया, इसका आधार के सिरे का जो परिमाप है, तो आधार की परिधि कितनी है, आधार की परिधि आपके पास दे रखी है आपको, वो है 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2πr2 जो है वो आपके पास कितनी है, 6 है। तो इसको R2 के बराबर लेंगे अपने, तो ये हो गया 6/2 पाई। तो इस प्रकार से इसको 3 दूनी 6 यानी ये हो गया आपके पास 3/2
पाई सेंटीमीटर। तो अब इस प्रकार से R1 आपके पास आ गया, R2 आ गया, L हमें दिया हुआ है। तो अब हम वक्र भाग का एक क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ का एक क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आपको जो है वो चिन्ह के आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। वो शंकु से कुछ मिलते जुलते ही है। R1 प्लस R2 इंटू में क्या होता है, L होता है। अब ये मान आप इसमें रख दीजिए, तो ये हो गया 22/7, या आप ऐसे करते क्योंकि पाई हमें जो है वो हमने उसमें रखा नहीं है, तो पाई को पाई रहने दीजिए, सरल हो जाएगी। तो पाई इंटू में R1 आपके पास कितनी है, 9/पाई है, प्लस ये में कितना है, ये 3/पाई है, और इंटू में L आपके पास कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम बटे में पाई कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपके पास बनेगा पाई/पाई, इंटू में देखो ये कितना हो गया, 9 + 3, और इंटू में कितना आपके पास 4 है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो 12 गुना कितना आ गया, 4, यानी ये आ गया आपके पास 48, 12 चौके 48 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक क्षेत्रफल है वक्र भाग का। तो इस प्रकार से आसानी से ज्ञात हो गया। थोड़ा सा आप ये तरीका ध्यान में रखिए। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाकी कुछ 2-3 सवाल बचे हुए हैं, उनको मैं कल के वीडियो में पूरा करूँगा। तो इस प्रकार से हमने जिस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धैर्य से मैंने आपको बताए हैं। तो आप वीडियो को बार बार देखा करें, पूरा वीडियो देखा करें, स्किप नहीं किया करें। और अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें। आप वीडियो लाइक बहुत कम करते हैं, व्यूज़ मिलते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखा करें और सवालों को अपनी कॉपी में नोट करें, अपना गृह कार्य पूर्ण करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। मैं 1000 सब्सक्राइब से थोड़ा ही दूर हूँ, तो आप ये मेरा लक्ष्य पूरा कर दीजिए। मेरी मेहनत का जो है हमेशा आपका जो है वो सहयोग रहेगा। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।